Today we are going to deal with Article 20, and before that, we will take three small cases of Article 19. So, let me begin with today's lecture. There is a quote written by John Milton. John Milton was a very famous author. He was a very renowned author. So he said that give me the liberty to know, to utter, and to argue freely, according to conscience above all liberties. So John Milton wants that the biggest of liberty that he wants is about arguing, is about to utter his word, to express his feelings. So it was just to कि कल को कभी आप आर्टिकल 19 पे कुछ आंसर लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो जब आप जॉन मिल्टन को कोट कर देते हैं वहां पे, तो it would add on to the beauty of your answer. Okay, let's move. क्योंकि मैंने आपसे बात कर ली, पहले हम आर्टिकल 19 के केस डिस्कस करेंगे, फिर आर्टिकल 20 डिस्कस करेंगे और दो केसेस आर्टिकल 20 के डिस्कस करेंगे. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इस केस में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दिस केस, दैट देयर वाज दिस गाय बिजॉय इमैनुअल एंड they were students in a particular school, and they belong to a particular community. It was a subgroup of Christian community. So they refused to sing national anthem in the school. They said that no, I am not going to sing national anthem. So the school suspended them. They approached the court and they said, sir, we have the freedom of religion, and in our religion it is said that the only person in front of which we can pray is our God. We are not allowed to pray to someone else. हम किसी और के सामने झुक नहीं सकते, किसी और को प्रे नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपने भगवान के सामने ही झुकना है. तो एंड इट इज गिवन इन राइट टू रिलीजन कि हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है. तो जब नेशनल एंथम बजा तो उसमें कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. तो दे रिफ्यूज, देखे कि मैं किसी और के सामने हम झुक नहीं सकते, हमारे रिलीजन का वो है. बट कोर्ट ने मैटर लिया. फिर कोर्ट ने जब देखा कि क्या ये लोग प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहे थे नेशनल एंथम को, तो पता चला यस दे वर गिविंग प्रॉपर रिस्पेक्ट. सब खड़े हुए तो वो भी खड़े हो गए नेशनल एंथम के टाइम, वो भी स्टैंड स्टिल थे, वो भी अटेंशन के पोजीशन में थे. बस दे डिडंट सिंग बिकॉज उनका जो रिलीजन था उसने वो अलाउ नहीं करता किसी और के सामने झुकना, रिस्पेक्ट की मतलब सिर्फ आप अपने गॉड के सामने ही झुक सकते हो. तो ये कोर्ट के सामने मैटर आया. फिर कोर्ट ने कहा क्योंकि ये लोग प्रॉपरली नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दे रहे थे, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो प्रॉपरली खड़े थे, तो ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं है जो ऑब्लाइज करता है कि आपको नेशनल एंथम सिंग ही करना है. अगर आप नहीं गा रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप तो रिस्पेक्टफुली खड़े हुए हो उस एंथम के लिए. तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने किसी भी तरीके का डिसरिस्पेक्ट शो नहीं किया है, इनको स्कूल में फ्री से एडमिशन लिया जाए. And in that very particular case, the court said that freedom of speech include freedom of silence. कि आप silence भी रख सकते हैं. This is also a part of freedom of speech. तो ये बहुत important case था क्योंकि मैंने आपको बताया someone refused to sing national anthem. Now ये तो बिजॉय इमैनुअल का केस हो गया. ये आज के पूरे सेशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट केस था क्योंकि ये बार बार नाम आते रहते हैं बिजॉय इमैनुअल के, और इनकी जो आप कम्युनिटी देखेंगे वो भी कोई अजीब सा नाम है उनका. मैंने देखा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने आपको नाम नहीं बताया. बस क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक सबसेट होती है, एक छोटा सा उसका आगे का कम्युनिटी होता है. तो केरला का है इंसिडेंट. वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला आल्सो, सो हु कैन, अगर किसी को पता हो तो ही कैन शेयर दैट थिंग विद अस आल्सो कि मतलब ये कम्युनिटी का क्या फेथ है, क्या बिलीव है. यू कैन शेयर विद अस, आई विल अनम्यूट यू. तो हम आगे बढ़ते हैं. ये हो गया बिजॉय इमैनुअल का केस. लेट्स मूव टू सेकंड केस. द सेकंड केस इज हमदर्द दवाखाना. नाम सही लग रहा है, किसी बाबा की दुकान होगी. सो सिमिलरली व्हाट हैपेंड दैट देयर वाज आप देखते हैं सड़क के किनारे बहुत लोग टेंट लगा देते हैं. दे हैव अ टेंट एंड दे सेल मेडिसिन्स व्हिच इज नॉट पर्टिकुलरली ऑथराइज्ड. दे जनरली सेल ड्रग्स व्हिच आर अनऑथराइज्ड and they claim that it has magical powers, it can cure you. मतलब they have one medicine for everything. सिर दर्द हो रहा है ये खा लीजिए, गला दर्द हो रहा है यही खा लीजिए, पेट खराब है यही खा लीजिए. एवरीथिंग दे आर गोइंग टू गिव यू द सेम मेडिसिन. सो दिस वाज अ केस बॉट अप अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट. कल मैंने आपसे बात करी, yesterday we talked that advertisement comes under freedom of speech and expression. Advertisement भी speech and expression का पार्ट है. So the court ने इस मैटर पे डील किया और कोर्ट ने कहा बेशक एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ फ्री स्पीच, आपको एडवर्टाइज करने का हक है. बट वी विल लुक इनटू द मैटर ऑफ द एडवर्टीजमेंट. किस टाइप का एडवर्टीजमेंट है,
सपोज करिए कोई लिटरेचर का एडवर्टीजमेंट है, ह्यूमन थॉट का है, या फिर कोई आइडिया प्रमोट कर रहा है, जैसे कि आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कोविड पे चल रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी आते हैं, उसके बाद और भी अक्षय कुमार आते हैं, मैं देखता हूँ सचिन आते हैं टीवी पे, एंड दे प्रमोट द आइडिया दैट यू शुड स्टे इन होम. These advertisements are very much under the purview of freedom of form of speech. You can practice this freedom because you are promoting an idea and social idea or for welfare of general public. But if an advertisement is purely of a commercial value, पूरी कमर्शियल रूप से ही तैयार किया गया, जैसे कि देश की मिट्टी से बना कजारिया टाइल्स, अक्षय कुमार, if you have gone through that ad, or any other ad like for which only promotes one particular brand and which has a commercial value, उस तरीके के एडवर्टीजमेंट को कोर्ट ने कहा कि इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के परव्यू में नहीं रखते हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काइंड ऑफ advertisement is not to express yourself. You are not expressing yourself. You want some commercial gain through this. You are promoting your business. So it was held by the court that yes, advertisement does come under the freedom of speech and expression, but at the same time, commercial advertisement do not come under this purview. So they don't enjoy this right. तो ये एक एडवर्टीजमेंट पे क्योंकि बार बार बात होती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको भी आप देखें. ओके, मूविंग फर्दर. आफ्टर हमदर्द दवाखाना वी हैव बेनेट कोलमैन. तीसरा केस है. 3 इंपॉर्टेंट केसेस सिर्फ मैंने छोटे छोटे में आपको बताए, क्रक्स बताया, जस्ट डिस्कस द क्रक्स दैट व्हाट वाज द मैटर, व्हाट द कोर्ट सेड. सो newspaper print policy came in 1972-1973 and it placed a restriction that the total number of page in a newspaper cannot exceed 10. Any newspaper cannot have more than 10 pages in it. So there was an express newspaper. It challenged its provision. The court said that the freedom of press had both quantitative and qualitative element. It's not like कि सिर्फ आपको बोलने दिया जाए, आपको कितना बोलने दिया जा सकता है ये भी तो आपका फ्रीडम है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कवर्स, जिसका पार्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस है जो हमने कल बात करी थी. सो फ्रीडम ऑफ प्रेस हैव दिस एलिमेंट दैट इट्स नॉट द क्वालिटी, the quantity is also given to you. You can speak as much as you can. You are free to express yourself as much as you can. You cannot अब ऐसे कहते कि सर आपको बोलने का अधिकार है, you have the freedom to speak, but you can only speak 2 words. Suppose this kind of criteria is put by the government, so won't it be contradictory to the freedom of speech and expression? So similarly, in this particular case, it was not 2 words, it was 10 pages for a newspaper. So they limited that the maximum size of a newspaper can be of 10 pages. So that is why Express newspaper challenged it. Bennett Coleman was the agency whose Express newspaper was. So this was also a very landmark case. So these cases आपने बहुत बार नाम सुना होगा, हमदर्द दवाखाना का मैटर नहीं पता होगा, इवन इमैनुअल विजय इमैनुअल केस का नाम सुना होगा, और बेनेट कॉलमैन का नाम सुना होगा. These 3 are very known cases. बहुत पुराने केसेस हैं, 1972, 1960, 1986, but they have lot of value. Okay, so let's come to today's topic, Article 20. Article 20 बहुत आसान है, थोड़ी सी समझने की चीज है, बहुत इजी है. The very first thing is protection in respect of conviction of for offenses. This article, जैसे कि word offenses लिखा हुआ है, conviction for offenses. This article is about criminal law. आप यहाँ word लिखा नहीं है criminal law, but मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोगों को जब ये पता चल जाता है तो फिर माइंड का डाउट दूर हो जाता है. This article is about criminal offenses. These 3 protections are given when you are convicted in a particular criminal offense. जब आपको किसी criminal offense के कारण convict किया जाता है, तब जब आपको punishment देते हैं तो इन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इन तीनों चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. These 3 things should be considered by the state. Now what are these 3 clauses? Let's talk about it. 20 clause 1 says that no person shall be convicted of any offense except for violation of the law in the force at the time of commission of the act charged as an offense, nor be subjective to a penalty greater than which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense. इसके 3 पार्ट है, मैं इसको 3 पार्ट में बांटूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ. ये किस चीज की याद दिलाता है आपको? मुझे तो किसी चीज की याद दिला रहा है, रूल ऑफ लॉ. If you remember rule of law, then the very first part of rule of law which I talked with you was that no one should be punished except for violation of law. यही तो लाइन थी ना रूल ऑफ लॉ की. मैंने कहा ना हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिस होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वेरी वेल मेंशन किया गया है कि unless until someone violates a law which is in force, ऐसा भी लॉ नहीं जो फोर्स में नहीं है, वो लॉ जो अभी कंट्री में फोर्स में है, जब तक आप उसको वायलेट नहीं करते तब तक आपको कोई कन्विक्ट नहीं कर सकता, कोई कन्विक्शन नहीं मिल सकती. यू आर नॉट लायबल फॉर एनीथिंग. फर्स्ट. इसका दूसरा पार्ट ये है
कि आपको उस टाइम की कमीशन, जब आपने कोई एक्ट कमिट करा है उस टाइम अगर कोई लॉ है जिसको आपने वायलेट किया है, तभी आपको कन्विक्शन मिलेगी, तभी आप गिल्टी होंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज टुडे वी आर होल्डिंग अ जूम मीटिंग एंड इट इज टोटली लीगल. Tomorrow government says that due to certain privacy issues or something like that, anyone who has used Zoom will be held guilty and will serve 2 months of prison. अगर वो ऐसा कह दे कि आज तक जितने लोगों ने भी Zoom यूज करा है उन सब, कल कल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन लेके आ जाए कि जितने लोगों ने भी Zoom पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है उनको हम 2 मंथ की प्रिजन देंगे, हम कारावास देंगे. सो वुड इट बी लीगल? वुड इट बी जस्ट? इट वुड बी वेरी अनजस्ट. तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी आपको सजा तभी मिलती है जब आप कोई वैसा लॉ ब्रेक करें जो, जब आप ब्रेक कर रहे हैं, व्हेन यू आर ब्रेकिंग दैट लॉ इट इज करेंटली इन फोर्स, मतलब तभी वो लॉ एप्लीकेबल है. रेट्रोस्पेक्टिव हम कहते हैं इसको. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि पास्ट में जाके आप किसी चीज को पनिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज हो सकता है. सपोज इंडिया गवर्नमेंट वांट टू मिसयूज दिस. नाउ दे केम अप, इंदिरा गांधी और सपोज सोनिया गांधी डिड सम एक्ट, सो दे विल मेक दैट प्रोविजन एन ऑफेंस, कह देंगे ऐसा एक्ट जिन्होंने भी किया है पास्ट में उनको हम जेल की सजा सुनाते हैं. ऐसा कोई लॉ ला सकते हैं. पीपल कैन सेटल देयर पर्सनल स्कोर्स. सो दैट इज व्हाई 20 clause 1 guarantees that there should be no retrospective effect in case of criminal law. मैंने शुरू में बता दिया 20 क्रिमिनल, सिविल में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, someone is hiding his income and he is submitting wrong income tax every year. So the government may charge retrospectively कि भैया आप जब से जॉब कर रहे हो तब से अब तक आपने जितनी चीजें छुपाई है वो सब पैसे दो with interest. So it can be done in civil matters, but it cannot be done in criminal matters. It is just because to सेव द इनोसेंट. हो सकता है एक दो लोग बच जाएं इससे, बट इनोसेंट लोग सेव हों. आई होप आपको क्लियर है 20 क्लॉज 1. 20 क्लॉज 1 में वो कहता है कि आपको तभी किसी चीज के लिए सजा मिलती है अगर आप कोई ऐसा लॉ ब्रेक करें, अगर आप कोई ऐसा लॉ ब्रेक करें जो उस समय इन्फोर्स्ड हो. ऐसा नहीं है कि कल को कोई लॉ आ जाए और आपको आज के एक्ट के लिए सजा मिले. सपोज करिए आप लोग बैठे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, बहुत लोग, कुछ लोग, अभी एक व्यक्ति की वीडियो ऑन हो गई थी, तो अगर आपने कल को गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर दे कि आप वीडियो ऑन कर रहे हैं जूम पे तो आपको कन्विक्शन है. आपने अगर सपोज करिए नॉनवेज खा रहे हैं, टुमारो द गवर्नमेंट कम्स विद अ नोटिफिकेशन दैट हूएवर हैज ईटन एनिमल इन हिज होल लाइफ विल बी पनिश्ड. भैया जब आपने किया तब तो आपको नहीं पता था कि इट इज गोइंग टू बी एन ऑफेंस, इट इज गोइंग टू बी अ क्राइम. सो इट विल बी वेरी इनजस्ट ऑन यू कि आप पे उसको सजा सुना जाए आपको इस बात को लेकर के. तो 20 क्लॉज 1 सिंपल है. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैट में यस करिए कि इफ यू आर क्लियर विद 20 क्लॉज 1. इसका एक नेगेटिव साइड भी है, वो भी अभी मैं डील करने वाला हूँ. If you remember निर्भया केस में क्या हुआ था? There was a juvenile. One of the accused was juvenile whose age was 17 years and some months. So 17 years और some month 17 साल और कुछ महीनों का था वो. So at that particular time, the provision of Indian Constitution, the Indian law said that no juvenile can be punished for more than 3 years. 3 years से ज्यादा की प्रिजन आप नहीं दे सकते किसी भी जुवेनाइल को. प्रभात ने 17 years and 8 months उनका वो भी बता दिया, एक्चुअल बता दिया. आई एम नॉट श्योर कि कितना मंथ्स था, बट ही वाज मोर देन 17 years old. आई नो दिस. सो उस समय द लीगल प्रोविजन ऑफ द कंट्री वाज दैट इफ एनी जुवेनाइल कमिट्स एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, इट कैन नॉट बी punished for more than 3 years of imprisonment. This was the legal provision. When Nirbhaya case happened, there was too many outrage, so much of outrage in the country. People said no, he should be treated very harshly. इसको गिल्टी करिए, इसको हार्श पनिशमेंट दीजिए, ये कहा गया. अब क्या हुआ? So the court rejected that idea. The court said that irrespective of the fact that yes, he had committed an offense of such degree, such an heinous offense, still we cannot punish him of something, or we cannot give him that much penalty which was not enforced. हम उनको उतनी पेनल्टी नहीं दे सकते जितना जब उसने वो क्राइम किया तो इन्फोर्स था इस कंट्री में. तो कोर्ट ने इस बात को इस इतने हीनियस क्राइम में भी रखा है, क्योंकि इसका which is the sentence of this particular article, it says na that nor be subject to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force. उस समय जब लॉ इन फोर्स था तो जितनी पेनल्टी लगती थी किसी भी क्राइम को करने के लिए, आपको उतनी ही पेनल्टी दी जाएगी. उससे कम दी जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट. जज के पास डिस्क्रिप्शन होता है, बट उससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम पनिशमेंट दी रहती है. ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई बहुत छोटा सा ऑफेंस किया है तो उसके लिए अब आपको फांसी के साथ. सपोज समवन हैज चीटेड इन अ पर्टिकुलर एग्जाम, आपने बहुत
80% लोग पूछते हैं, 90% लोग अपने फ्रेंड से पूछ ही देते हैं, भाई ये बता दे, भाई ये बता दे. Tomorrow the government will say that anyone who has cheated in any university exam would be given capital punishment, death sentence. फिर so इसीलिए कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स नहीं होते क्रिमिनल लॉ के, पीछे जाकर के उनके इफेक्ट नहीं हो सकते. बैक डेट में, एक्सपोस्ट फैक्टो से मतलब है बैक डेट में. बैक डेट में जाकर के आप उसको वो नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते. अगर आज कोई लॉ आया है तो आज से ही वो इन्फोर्स होगा. बाद में जेएस वर्मा कमेटी बनाई गई आफ्टर दिस निर्भया केस एंड दे सेड कि नो, जुवेनाइल को भी हम ग्रेटर पनिशमेंट डील कर सकते हैं अगर उनके एक्ट्स फैक्ट में ऐसे हैं और उनका एज बहुत करीब है 18 से. तो जेएस वर्मा कमेटी ने बाद में ये प्रोविजन बना दिया. तो अब नाउ a juvenile can also be hanged depending on the circumstances, but at that particular time there was no such provision. That is why लोग बहुत गुस्सा करते हैं. हो सकता है इस प्रोविजन का एक आदमी को फायदा मिल गया हो. Yes, I will agree to this कि one criminal has got the benefit of this provision, but you are saving many innocent people with this provision. नहीं तो कितना इसका मिसयूज हो सकता था आप सोच सकते हैं. गवर्नमेंट कभी भी कोई नोटिफिकेशन, मैंने आपसे बात करी थी द वेरी फर्स्ट क्लास, आई सेड कि अलादीन और चिराग वाली मैंने आपसे स्टोरी बताई थी कि जिन कितना पावरफुल होता है. ही कैन इवन किल द अलादीन, बट ही डिडंट किल इट बिकॉज द अलादीन हैड दैट चिराग जिससे वो कंट्रोल करके था. सो वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन. द गवर्नमेंट इज टू पावरफुल, बट वी कंट्रोल हिम थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये तो बात हुई 20 क्लॉज 1 की. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. कोई मुझसे टैक्स के बारे में बात कर रहा है. सचिन, टैक्स कैन बी पुटेड ऑन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ में तो अब आप भाई चोरी किए जा रहे हो. सपोज करिए देयर इज अ पर्सन हु इज कंटिन्यूअसली हाइडिंग हिज मनी. नाउ गवर्नमेंट डिस्कवर्स दैट ही इज हाइडिंग हिज मनी. सो गवर्नमेंट तो उसके बैक डेट में जिस तारीख से, फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज हाइडिंग हिज मनी, द गवर्नमेंट विल एक्ट फ्रॉम दैट डेट ना. गवर्नमेंट विल नॉट से दैट आज पता चला तो मैं आपसे आज से आप चोरी करेंगे तो आपसे पैसे लूंगा. ऐसा तो नहीं है. तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सिविल केसेस में लग जाता है क्योंकि बहुत सारे सिविल केसेस के बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं. सिविल केसेस आर नॉट दैट हार्श. जनरली पनिशमेंट सिविल केसेस में मॉनेटरी पनिशमेंट होती है. ऐसा नहीं होता कि आपको प्रिजनमेंट मिल जाती है जनरली. अब कुछ केसेस हैं, अब लोग मेरे से डिफेमेशन बोलने लगे. या आई नो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स you get monetary provisions, monetary penalties. So okay, moving further, this was 20 clause 1. Now let's come to 20 clause 2. 20 clause 2 उससे भी easy है. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. इसको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और जो आंसर करना चाहेंगे प्लीज वो रेज हैंड करें. It says that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. एक बार से ज्यादा बार किसी भी व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए आप पनिश नहीं कर सकते. सिंपल लैंग्वेज में, आसान सरल भाषा में यही है कि एक बार से ज्यादा बार किसी भी व्यक्ति को आप पनिश नहीं कर सकते एक ही ऑफेंस के लिए. ठीक है, ये समझ गए. अब मैं आपके सामने एक इंस्टेंस रखता हूँ. सपोज करिए कि आप अपने आप को ले लीजिए. आप कल की डेट में IAS बन गए हैं एंड यू हैव बीन पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर पर्टिकुलर सिटी, बट आप करप्शन कर दिए उसी टाइम. सो ये बात गवर्नमेंट को पता चल गई दैट यू हैव कमिटेड अ करप्शन. नाउ आफ्टर द कमीशन ऑफ करप्शन क्या हुआ? कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट ने आपको सजा सुना दी. सपोज करिए 3 years का आपको का इम्प्रिजनमेंट दे दिया. डिपार्टमेंट में बात की, डिपार्टमेंट ने आपको सस्पेंड कर दिया. नाउ यू आर नो मोर अ DM. घर पे गए तो वाइफ ने पिटाई अलग करी और ताने अलग सुनाए. उसके बाद आप जहाँ सोसाइटी में रहते थे, सोसाइटी ने आपको बॉयकॉट कर दिया. सोसाइटी के जो RWA ने बोला नाउ यू कैन नॉट लिव इन दिस सोसाइटी एनीमोर, वी डोंट वांट यू, यू आर वेरी करप्ट पर्सन. तो इस केस में इसको कितनी बार पनिशमेंट मिली एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए? 4 बार मिल गई. तो क्या आप बता सकते हैं कि ये वायलेशन है 20 clause 2 का? Ritika, I would like to unmute you. No, this is not the violation because prosecution and punishment can only be done by the court. Wonderful. And not by wife, society department, etc. Wonderful. 100% करेक्ट आंसर दे दिया इन्होंने. आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब जैसे वाइफ और सोसाइटी के लोगों को क्लियर है कि दैट इज नॉट ऑफिशियल अथॉरिटी, बट पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि डिपार्टमेंट भी आप पे एक एक्शन ले रही है और कोर्ट भी एक एक्शन ले रही है. सो व्हाट इज द सिनेरियो? तो इसमें जो लाइन यूज करी गई है, पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस, दिस इज फॉर द कोर्ट. द कोर्ट कैन नॉट पनिश यू मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस. ओके, मोर देन वंस लिखा है, ऐसा नहीं कि 2 बार नहीं कर सकते. there is no word twice, you can't be punished twice. बहुत लोग ये लाइन कहते हैं that no one can be punished twice for the same offense. This is a wrong line. आप ट्वाइस वर्ड मत यूज करिए, मतलब कि थ्राइस एलिजिबल है. अगर आप कह रहे हो 2 बार पनिश नहीं कर सकते, मतलब 3 बार पनिश कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं.
बहुत लोग मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं दैट 20 clause 2 says that no one should be punished twice, जिसको डबल जीओपार्डी कहते हैं. तो बट दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड. द करेक्ट वर्ड इज मोर देन वंस. एक बार से ज्यादा बार, कितने बार भी हो, आपको पनिश कोर्ट नहीं कर सकती. सो दिस इज द लीगल प्रोविजन. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल यू ऑल. अगर कोई इशू है तो चैट में बताइए, आई विल क्लियर. कोर्ट की पनिशमेंट की बात हो रही है, ऐसी बात नहीं हो रही कि आपको और कहाँ कहाँ से क्या क्या पनिशमेंट मिल रहा है. अब किसी की शादी टूट गई इसके कारण, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना ही विल के सर आई एम गेटिंग मोर पनिश फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस. This is, it is not like that. If there is any doubt, you can ask me on the chat. I will reply. I think there is no. I am moving further. Last and very important clause of Article 20, that no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह. ये प्रोटेक्शन जो है क्रिमिनल्स बहुत जगह यूज करते हैं. ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप कंपेल नहीं कर सकते. स्टेट कैन नॉट कंपेल एनीवन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने खिलाफ ही विटनेस बनने के लिए. इसीलिए कहते हैं कि जैसे पुलिस, आपने सुना होगा, पुलिस स्टेशन में इफ समवन अग्रीज, वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो कोर्ट उससे फिर पूछती है कि आपने कोई क्राइम करा है या नहीं करा है. पुलिस स्टेशन में दिया गया बयान तो एडमिसिबल होता ही नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं होती. तो इस तरीके की चीजें हैं. नो वन कैन बी कंपेल्ड. आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं खुद को आप बताओ कि यू हैव डन दिस क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, इसको इसलिए कहा गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सुना है कि पुलिस ऑफन बीट समवन लॉट, बहुत मारती है, इतना मारती है कि लोग मार के डर से ही कह देते हैं दैट यस आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस, इवन इफ दे हैव नॉट कमिटेड दैट काइंड ऑफ ऑफेंस. सो for this regard, Article 20 clause 3 says that no one should be compelled to be a witness against himself. आपको जबरदस्ती हम विटनेस नहीं बना सकते. इसका एक और चीज आप सोच सकते हैं, you have freedom of speech and expression, so you can't be compelled to speak something, because when you have freedom of silence. फ्रीडम ऑफ साइलेंस तो है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 19 में तो बात हमने करी ना. तो आपको जबरदस्ती हम कंपेल नहीं करते, स्टेट कैन नॉट कंपेल यू. सो इसको कहते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए. आप किसी ने पूछा है कि आर्मी कोर्ट ये के बारे में, तो राज आर्मी का तो कोर्ट ही अलग है, दे डू कोर्ट मार्शल, दोज मैटर डज नॉट गोस टू जनरल कोर्ट ना. आर्मी अपने कोर्ट में डीलिंग करती है. और अगर वैसा मैटर आर्मी के इनडिसिप्लिन का नहीं है, सपोज करिए आर्मी इनडिसिप्लिन मैटर है, तो वो तो आर्मी कोर्ट में जाएगा. बट सपोज एक क्राइम है, मतलब किसी ने मर्डर कर दिया है, अब वो मैटर नॉर्मल कोर्ट में गया, तो नॉर्मल कोर्ट तो उसको जो सजा सुनाएगी. और आर्मी जो ली, तो वो तो डिपार्टमेंटल एक्शन लिया ना आर्मी ने उस पर. तो डिपार्टमेंटल एक्शन कैन नॉट कम अंडर द प्रोविजन ऑफ दैट लास्ट सबसेक्शन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट जो एक्शन लेती है वो अलग है, हम कोर्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं. सो इस पे हम वापस आते हैं कि आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप अपना विटनेस बनिए, खुद ही आप बताइए कि आपने क्या किया, या फिर जबरदस्ती ये नहीं किया जा सकता. ये बहुत बड़ा राइट है. इससे क्या होता है, पुलिस अथॉरिटीज का बर्डन बढ़ जाता है. पुलिस को आप खुद ही सब कुछ पता करना है. यू कैन नॉट कंपेल समवन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि आप अपने ही खिलाफ विटनेस बनिए. अब यहाँ वर्ड हिमसेल्फ यूज किया गया है. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ इस पे, क्योंकि इसमें लिखा था नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. एक तेलगी केस हो, बहुत बड़ा केस था, स्टैम्प स्कैम था. मैंने रात को लिखा था कि आप लोग को पता चले कितना बड़ा स्कैम हमारी कंट्री में हो चुका है. सो स्टैम्प स्कैम हुआ था और काउंटर फीटिंग ऑफ मनी हो रही थी, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व था, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. सो व्हेन इट केम टू लाइट, तो कोर्ट ने कहा कि सर दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये एक पर्टिकुलर आदमी इतना कुछ कर ले. 100% देयर आर मेनी पॉलिटिशियंस एंड बिग ब्यूरोक्रेट्स एंड पुलिसमैन इन्वॉल्व इन दिस स्कैम. तो गवर्नमेंट ने कहा तेलगी जी चलिए बताइए कौन कौन आपके साथ थे. सो तेलगी कहा सर आई हैव रीड लॉ एंड लॉ सेज दैट आई कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ. तो कोर्ट ने कहा सर बता दो. ही वाज नॉट रेडी टू डिस्क्लोज. तो कहा ठीक है, नाउ वी विल डू हिज नार्को टेस्ट. इसका नार्को टेस्ट करिए. नार्को टेस्ट में क्या होता है, एक ड्रग दी जाती है, ट्रुथ सीरम कहते हैं हम उसको. जनरली दैट इज सोडियम थियोपेंटल, जो हमारी कंट्री में यूज करते हैं. अलग अलग जगह अलग अलग ड्रग्स को यूज किया जा सकता है. सो ट्रुथ सीरम होता है, उससे आपकी माइंड जो होती है लूज हो जाती है और फिर आप चीजें बोलने लग जाते हो. तो उससे क्या होता है, लीड मिलती है अथॉरिटीज को कि क्या हुआ होगा उस पर्टिकुलर केस में. तो तेलगी केस में कोर्ट ने कहा कि इनका नार्को एनालिसिस कराइए. तो तेलगी ने कहा सर आर्टिकल 20 clause 3 यू कांट कंपेल्ड माई सेल्फ टू बी अ विटनेस अगेंस्ट मी. तेलगी ने ये आर्ग्यूमेंट दी. तो कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, आपने लॉ पढ़ी है, हमने भी लॉ पढ़ी है, चलिए मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताता हूँ 23 की.
23 में इंटरप्रिटेशन कहता है यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कहा आपसे जो भी हम लीड लेंगे, वट एवर लीड वी विल टेक फ्रॉम यू, वी विल नॉट प्रोसिक्यूट यू अगेंस्ट दैट। उस पर हम आप पे तो कुछ एक्शन लेंगे नहीं, आप पे जो एक्शन लेना था वो हम ले चुके हैं। दिस लीड वुड बी यूज्ड फॉर अदर्स। इसमें जैसे आपने किसी पॉलिटिशियन का नाम लिया, किसी पुलिसमैन का नाम लिया, तो हम अपने जो केस को है वो डायरेक्शन देंगे और उस एंगल से केस को प्रोसीड करेंगे। तो फिर उनका नार्को टेस्ट कराया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि नार्को टेस्ट हो गया, बहुत बड़े बड़े पवार जैसे बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, बट महाराष्ट्र में बहुत बड़े लीडर है एनसीपी का, अगर आपने नाम सुना हो, नेशनल कांग्रेस पार्टी। सो बट कुछ हुआ नहीं उसके बाद, वो अलग बात है। बट नार्को टेस्ट वाज टेकन इन दैट पर्टिकुलर केस। लेकिन अगर इसीलिए नार्को टेस्ट नहीं लेते, नहीं तो लाइट डिटेक्टिंग की मशीन होती है, इतनी मशीन होती है, सब लगा दें, प्रॉब्लम ही सॉल्व है। देयर इज अ ऑफेंस, कोई बंदा एक्यूज है, उसमें मशीन लगाई, टेस्ट कर दिया, बात खत्म। तो ऐसा नहीं होता हमारी कंट्री में, बिकॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 गारंटीज दैट नो वन कैन बी विटनेस एंड कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो ये इंक्रीमेटिंग एविडेंस आप नहीं दे सकते किसी का, सेल्फ इंक्रीमेटिंग, खुद को ही आप गिल्टी बताओ, जबरदस्ती ऐसे आप एविडेंस किसी से नहीं ले सकते। दिस इज द प्रोविजन। और ये एक ही टेलगी का स्टैम्प स्कैम केस है, ये एक केस था। अब इससे भी मजेदार केस सुनिए, द एनडी तिवारी केस। एनडी तिवारी बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, अब तो शायद मर गए थे, मतलब। सो ही वाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर थे एनडी तिवारी जी। जो लोग उत्तराखंड के हैं वो जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी के थे। तो क्या हुआ, वन फाइन डे देयर वाज अ गाय हु मूव टू एनडी तिवारी, और उन्होंने कहा कि सर आई एम योर सन। एनडी तिवारी डिनाइड, कहा हाउ कैन इट बी पॉसिबल, आई डोंट हैव, यू आर नॉट माई लीगल सन। इस तरीके से बोलने लग गया, ऐसा तो कुछ कभी हुआ ही नहीं, डिनाई कर गए। सो दैट गाय अप्रोच टू द दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने कहा सर आई एम द सन ऑफ एनडी तिवारी एंड ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो द हाई कोर्ट ने बुलाया एनडी तिवारी जी को कि तिवारी जी आइए, जरा सा आप अपना ब्लड दीजिए, हम डीएनए टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा सर मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट गिव माई ब्लड। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि आपके सर पे बाल तो है, थोड़े से बाल दे दीजिए, वी विल डू द डीएनए टेस्ट फ्रॉम दैट। फिर उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, फिर उन्होंने ये प्लीडिंग दी एनडी तिवारी की पार्टी ने कि सर यू कैन नॉट, यहाँ सेल्फ इंक्रीमेंटिंग एविडेंस ले रहे हो आप मेरे से, आप कंपेल कर रहे हो मुझे कि अब मैं अपने खिलाफ एविडेंस दूं, जो कि 20 क्लॉज 3 में मना किया गया है। तो कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है। कोर्ट ने कहा आपका 23 वायलेट हो रहा है, आई एग्री, बट द अदर पार्टी इन दिस पर्टिकुलर केस जो कह रही है कि आप मेरे पिताजी हैं, आप मना कर रहे हैं, उनका तो 21 वायलेट हो रहा है। क्योंकि व्हाट इज आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। इन राइट टू लाइफ देयर इज राइट टू लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीना भी तो राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। नाउ इफ यू डोंट नो हु इज योर फादर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, वुडंट दैट क्वालिफाई टू बी अनडिग्निफाइड लाइफ। तो कोर्ट ने कहा कि उनका 21 वायलेट हो रहा है, आपका 20+3 वायलेट हो रहा है, तो हम 21 को ज्यादा तवज्जो देंगे, ज्यादा वैल्यू करेंगे, और अब आप जल्दी से 2-4 बाल दे दीजिए या फिर हम अपने अथॉरिटीज भेज के आपके यहाँ से ले लेंगे। तो फिर एनडी तिवारी जी मजबूरन उन्होंने अपने हेयर्स दिए, डीएनए टेस्ट हुआ, पता चला कि यस दैट गाय वाज जेन्युइनली क्लेमिंग द जेन्युइन थिंग एंड ही वाज द सन ऑफ एनडी तिवारी। बाद में उसको जितने जितने मिलने थे, जो भी राइट्स मिलने थे वो उसको मिले। सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ इंस्टेंसेस में, ये 2 इंस्टेंस इसलिए, इन 2 इंस्टेंसेस में 20 क्लॉज 3 के अलग काम हुआ था। फॉर दैट टेलगी स्कैम उसमें हिमसेल्फ वर्ड था, तो कहा गया आपके खिलाफ तो हमने यूज करा ही नहीं। और एनडी तिवारी के केस में कहा गया कि सामने वाले का 21 वायलेट हो रहा है, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट। तो ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है, किसी के केस में गवर्नमेंट कोर्ट कर ही नहीं सकती, कभी कभी कोर्ट कर लेती है, कोर्ट बता देती है हु इज द बॉस, बट द प्रोविजन इज दैट यू कैन नॉट डू दिस। इसीलिए जनरली केसेस में ना लाइट डिटेक्टर का इस्तेमाल होता है, ना नार्को टेस्ट होता है, ये सब चीजें नहीं कराई जाती है हमारे यहाँ नॉर्मल केसेस में। ये बहुत ही कम केसेस में आज तक हुआ है, और इसलिए नहीं होता क्योंकि तुरंत चैलेंज होता है कि सर यू आर वायलेटिंग 20 क्लॉज 3। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 20 and we discussed the cases regarding article 19. Now if you have any doubt, you can ask in the chat, I will reply to it fast because I have a meeting also after this. So you can reply in the chat if there is any doubt. If there is no doubt, you can write no also so that I can end this meeting. So this was all from today. Three clauses of 21 which says that you can't be compelled to give self-incriminating evidences. इसके मैंने 2 केसेस की बात कर ली, एक टेलगी स्कैम केस पड़ेगा, अच्छा केस है, और एनडी तिवारी के केस की हमने बात कर ली। हमने बात की कि आपको सेम ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता, जिसको डबल जियोपार्डी कहते हैं, और मैंने बता दिया यहाँ
पनिशमेंट की अथॉरिटी कौन है? कोर्ट है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को आप कोर्ट में ऐड मत करिएगा। उसके बाद क्या मैंने बात करी कि आपको कभी भी पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए नहीं मिल सकती जो जब आपने एक्ट कमिट करा तब वो एक ऑफेंस था ही नहीं। जब आपने कोई पर्टिकुलर एक्ट कमिट किया, जब वो ऑफेंस था ही नहीं, तो आपको क्यों किसी चीज के लिए क्रिमिनली आपको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। दूसरी बात, आपको उससे ज्यादा पेनल्टी नहीं दिया जाएगा विच इज द मैक्सिमम पेनल्टी रिटन इन द पीनल प्रोविजंस। जो उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए मैक्सिमम पेनल्टी दी गई है उससे ज्यादा पेनल्टी आपको नहीं दी जाएगी। ये 21 में बात हो गई। तो ये तो 20 था आज का। मैं देख लूं चैट पे क्या आया है। ये तो सबको, कोई किसी को डाउट नहीं है। साहिना वांट्स टू आस्क तेलगी केस में लास्ट वाला पॉइंट क्या है? साहिना, तेलगी केस में ये है कि अगर आप प्रोविजन पढ़ें तो लिखा है कि यू शुड नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आपको खुद के खिलाफ विटनेस हम नहीं बना सकते ना। यू शुड नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट योर ओन सेल्फ, बट येस वी कैन टेक लीड अगेंस्ट अदर्स। आपके जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, जो भी फैक्ट्स हमें न्यू डिस्कवर हो रहे हैं, उसको हम अगेंस्ट अदर पर्सन तो यूज कर सकते हैं ना। इसमें ये तो नहीं लिखा कि दूसरों के लिए हम आपके वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। आपके खिलाफ नहीं यूज कर सकते तो कोर्ट अगर ओके सर वी विल नॉट यूज इट अगेंस्ट यू, बट वी विल यूज अगेंस्ट अदर एक्यूज्ड, और वी विल फाइंड आउट कि इस केस को किस डायरेक्शन में ले जाना है, कौन लोग हो सकते हैं और इन्वॉल्व, बिकॉज दे न्यू दैट देयर आर सर्टेन वेरी बिग पॉलिटिकल फोर्सेस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्कैम। बट अनफॉर्चुनेटली नाम आया, पवार का नाम यहाँ खुल के ले रहा हूँ मैं। अभी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है उनके पार्टी की, द डेप्टी चीफ मिनिस्टर बिलोंग्स टू हिज पार्टी। So these things are there. Politics aside, sir, even if Dubey would not have killed politician and other influential people would be exposed. Obviously, ये तो हो ही रहा है ना, आपको पता ही है क्या हो रहा है। अब yesterday night I wrote an application to Supreme Court. PIL की अगर आप बात करें तो PIL किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। PIL ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। इवन लेटर्स हैव बीन ट्रीटेड एज PIL। एक देहरादून का बहुत इंपॉर्टेंट केस था इन्वायरमेंट का, उसमें एक लेटर लिखा गया था, उसको PIL की तरह ट्रीट किया गया था। yesterday so I wrote a application to the Supreme Court. I 99% चांस है कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं होता है जनरली, क्योंकि पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है। जनरली सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट दैट इफ यू वांट टू फाइल अ PIL देन फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर अदर रिकोर्सेज। इट वाज रिगार्डिंग दैट, अगर आपने बैड एश शुभम का केस पढ़ा हो, अगर आपको अभी आप न्यूज से अगर आप अवेयर हो, सो यू मस्ट बी नोइंग कि आजकल एक बहुत एक स्टैंड अप कॉमेडियन थी, उन्होंने किसी स्टैंड अप में एक जोक किया रिगार्डिंग द स्टैच्यू ऑफ शिवाजी। तो इट वाज रिगार्डिंग द स्टैच्यू ऑफ शिवाजी, वो भी उस पर बहुत इंसिडेंट हो गया। एंड देयर वाज अ यूट्यूबर लाइक हिंदुस्तानी भाव और कैरी मिनाटी एंड दीस गाइस आर गेटिंग फेमस। सो दोस पीपल हु अब्यूज उसको लोग पता नहीं क्यों स्टार बना रहे हैं। बहुत ही बुरी तरीके से कंट्री का सिचुएशन बहुत बहुत बैड डायरेक्शन में जा रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये बात मैं आप लोगों से इसलिए करना चाहता हूँ, एटलीस्ट आई कैन शेयर माई पॉइंट विद 40 पीपल ओवर हियर, कि इन लोगों को स्टार ना बनाए। ये लोग कोई स्टार नहीं है। यूट्यूब पे गाली देना इज नॉट अ, मतलब कोई स्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है, बट बहुत इनडिसेंट चीज है। इसको आप मत प्रमोट करिए। आप लोग भी देखिए, धीरे धीरे स्टेप लेंगे तभी चीजें होंगी। और अब मैं बताऊं, सिचुएशन ये हो गई कि आजकल गाली गलौज कितना कॉमन हो गया, आप देख रहे हैं। मैंने कल 19 की बात करी, 19 में हमने बात करी दैट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिसेंसी। डू यू फाइंड डिसेंसी इन कैरिमिनाटी वीडियो? डू यू फाइंड डिसेंसी इन द हिंदुस्तानी भाव वीडियो? इज देयर डिसेंसी इन दैट? नो, नो फॉर्म ऑफ डिसेंसी। और उसके बाद वो बैड एज शुभम, ही इज बीन अरेस्टेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और उसने इतने गंदे तरीके से रेप थ्रेट्स दिए थे उस वुमेन स्टैंड अप कॉमेडियंस को, बहुत बुरी तरीके से, मतलब मैं वर्ड्स नहीं यूज कर सकता। सो ऐसी चीजें हो रही हैं कंट्री में। तो टू बी अ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, लॉ पढ़ने वाले होने का, दिस इज आवर ड्यूटी। मैं मानता हूँ, आप मानो ना मानो, बट मैं तो इसको मानता हूँ दैट दिस इज माय ड्यूटी, कि मैं लोगों को अवेयर करूं, और जहां तक आपसे हो सके आप भी करिए। बिकॉज अगर आपको कोई नॉलेज मिल रही है तो उसका कोई यूज ही नहीं है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें। तो इन लोगों को स्टार ना बनाए। और बहुत नॉर्मल है, अगर आपकी वुमेन में फ्रेंड्स हैं तो उनसे पूछिए आजकल कितनी आसानी से लोग गाली गलौज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज कर लेते हैं, जो कि बहुत ही खराब शब्द हैं, बहुत ही आम हो गया आज की डेट में। और फिर जब ऐसे इंसिडेंट हो जाता है लाइक निर्भया एंड ऑल, तो फिर हम लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि कंट्री की सिचुएशन खराब है, मेल खराब है, मेल खराब है। बट थ्रू आउट द टाइम यू प्रमोट दीज थिंग्स, एंड एट वन टाइम व्हेन द बलून इज बस्टेड, उसके बाद आप कहोगे, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे। सो दिस इज नॉट द थिंग। अभी से ही आपको चाहिए, एटलीस्ट आप किसी को इम्पोज ना भी करें। ये भी आपको एक सजेशन है मेरा, मैं आप पे इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। यू ऑल हैव फ्री कंसेंट, आपकी लिबर्टी, आप जो चाहें करें। बट आई थिंक इट इज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट प्लीज डोंट मेक दीज काइंड ऑफ पीपल स्टार। बहुत लोग हैं देखने को, बहुत लोग कॉमेडी करते हैं, देखिए कॉमेडी सुनिए, बट इस तरीके की चीजों को प्रमोट मत करिए जो
वुमेन की मॉडेस्टी के खिलाफ बात बोलते हैं, मतलब डिसेंसी नाम की कोई चीज बची नहीं है। सो आई रोट टू सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया नहीं, मैंने लिखा कि रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियो जाती है फिर वो टेक डाउन हो जाती है व्हेन अ कंट्रोवर्सी इज क्रिएटेड, व्हाई नॉट एट द वेरी फर्स्ट स्टेप दीज आर चेक्ड? डालने से पहले क्यों नहीं चेक होती है? अगर अगर एब्यूजिव कंटेंट है तो उसको एडल्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ऐसा क्यों है? एब्यूजिव कंटेंट का या तो एक यूट्यूब खुद ही एक कैटेगरी बनाए एब्यूजिव कंटेंट्स की नाम से कैटेगरी, क्योंकि वो तो अब आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जो ओपनली आती हैं उसमें एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती हैं, बट दे कंटेन्स वेरी बैड लैंग्वेज। तो ये चीजें हो रही हैं, तो मैंने कहा कि इसको लेके कुछ गाइडलाइंस कोर्ट को देनी चाहिए। आई नो ऐसा होगा नहीं, बट स्टिल आई थॉट दैट इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने उसको लिख दिया। और आपको भी लगे अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको करिए। अब मेरे से कह रहे हैं सर संबंध, अच्छा ये भी बहुत अच्छी चीज है, लोग तुरंत भड़क जा रहे हैं आजकल कि सर हमारे रिलीजन पे बोल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर कोई हिंदुइज्म के पीछे पड़ गया है। ऐसा तो मैं नहीं, आई डोंट एग्री टू दिस कि जो लोग कह रहे हैं आजकल की सर हिंदू पे वो करते हैं, हमारे धर्म पे कमेंट करते हैं, मतलब ऐसा है कि ऑल दिस कंट्रीज ऑन हिंदूज, मतलब पीछे पड़ गए क्या कि आपको हम बदनाम करके छोड़ेंगे, आप पे हम कमेंट करेंगे, आप पे ही हम स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे? ऐसा नहीं है। लोग क्या क्या बोल दिया करते थे। आई रिमेम्बर नागार्जुन, काका नागार्जुन, गूगल करिएगा, व्हेन इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर तो वो उनको कहते थे इंदू बिटिया, इंदू बिटिया कह के बुलाते थे उसको। ही वाज अ ऑथर। इस हिसाब का क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ ओपन है। ऐसे एक मूवी आई थी मुझे याद है, उसमें 3 गॉडेस थी, सरस्वती, लक्ष्मी एंड देयर वाज पार्वती, और उन तीनों गॉडेस को दिखाया गया कि दे थ्री फील जेलस ऑफ ईच वन ऑफ देम। वो बहुत बड़ा केस हुआ था वो। तो लोग इस हिसाब से क्रिटिसाइज करते थे। लोग क्या, लोग कृष्ण को भी क्रिटिसाइज करते हैं हमारे तो मतलब लिटरेचर में, कि उन्होंने जब कहा था कि ही विल नॉट यूज एनी वेपन तो उन्होंने चक्र उठा लिया। तो ऐसी चीजें जब होती हैं तो आप मतलब क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है भाई, लेट पीपल एक्सप्रेस। लेकिन छोटी छोटी बात पे आजकल इतना लोग वो कर देते हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता। और भीड़ तंत्र है भैया, लोकतंत्र कम हो गया, भीड़ तंत्र ज्यादा हो गया। मतलब कुछ लॉस तो अपने हाथ में ले लिए लोग, मॉब लिंचिंग और क्या क्या, और आपको पता ही है। चलिए ठीक है, मैं ज्यादा नहीं भूलूंगा। आई एम गोइंग टू एंड इट। ओके, थैंक यू। हेलो।